This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार, आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 59 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। इस दुनिया में रोज कई कत्ल होते हैं, लेकिन जब किसी निर्दोष आदमी का कत्ल होता है तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी सी है और इस कहानी में असली कातिल को पकड़ने के लिए स्वयं भगवान ने मदद की। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा इस बात पर, लेकिन हाँ, सच में भगवान ने कातिलों को पकड़ने में मदद की। 17 अक्टूबर को अनमोल ढाबे के पास सूरज गुप्ता की सरकटी लाश मिली थी। खुद को मरा साबित करने के लिए उसने दूसरे को मौत की नींद सुला दिया। कुल 26 मुकदमे हैं और एक हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा था। आइए अब आपको बताते हैं कैसे कत्ल की कहानी घटी। बैरियर लगाकर जहां चेकिंग की जा रही थी, पुलिस पार्टी को देखते ही फिरोज अहमद द्वारा फायर खोल दिया गया। ये वारदात ज्यादा पुरानी नहीं है, बीती 17 अक्टूबर की बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मर्दापुर नाम का इलाका है। मर्दापुर के एक ढाबे के पास 17 अक्टूबर को वहाँ के लोकल लोगों को एक सर कटी लाश मिलती है। उस लाश का धड़ था, नीचे की पूरी बॉडी थी, लेकिन सर कटा हुआ था और सर वहाँ पर था ही नहीं, सर गायब था। सुबह सुबह वहाँ के लोगों ने लाश को देखा। जैसे ही उन्होंने लाश को देखा, उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इत्तला किया। पुलिस भी मौका वारदात पर तुरंत पहुँचती है और जितना भी आसपास का एरिया था जहाँ पर वो लाश मिली थी उसको सील ऑफ कर देती है। अब एरिया को सील करने के बाद में पुलिस सबसे पहले तो उस बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर पोस्टमार्टम की जाँच के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी जो एरिया था, जो क्राइम सीन था जहाँ पर वो लाश मिली थी, उसको गौर से चेक करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक एक बारीकी वहाँ की देखते हैं। तो जब पुलिस के कर्मचारी उस जगह की बारीकी से छानबीन करते हैं तब उनको एक पर्स मिलता है, एक मेल का पर्स मिलता है और उस पर्स के पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है। वो ड्राइविंग लाइसेंस किसी फरहान अहमद नाम के व्यक्ति का था। अब उस बॉडी की शिनाख्त करना कि वो बॉडी किसकी है, चेहरे के बिना वो भी, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन अब क्योंकि उस लाश के पास से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला था फरहान अहमद नाम ये लड़के का, शख्स का, तो पुलिस सीधा सीधा ये मानती है कि ये बॉडी फरहान अहमद की ही है। अब दूसरी तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स उस बॉडी की अच्छी से जांच पड़ताल करते हैं, एक एक बारीकियां उस बॉडी के ऊपर देखते हैं। तो एक्सपर्ट्स को उस लाश के हाथ के ऊपर एक त्रिशूल का टैटू मिलता है। अब जब ये बात पुलिस वालों को बताई जाती है कि बॉडी के ऊपर एक त्रिशूल का टैटू है, तब पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका समझ नहीं आता कि है तो है क्या, सच्चाई क्या है, क्योंकि पुलिस वाले उसको फरहान अहमद समझ रहे थे उस लाश को। अब फरहान अहमद एक मुस्लिम था, नाम से पता चल रहा है, जाहिर सी बात है। अब एक मुस्लिम बंदा त्रिशूल का टैटू क्यों बनवाएगा अपने हाथ पर? एकदम से कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था। पुलिस वालों को यहाँ पर माथा ठनका। पुलिस वालों को साफ हो गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में पुलिस ने एक्सपर्ट्स को कहा, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को कहा कि आप बॉडी की कुछ और जांच पड़ताल कीजिए और अगर कुछ और क्लू मिलते हैं तो हमको बताइए। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बॉडी के सारे कपड़े उतारकर उसकी और जांच पड़ताल करते हैं, तो एक अजीब सी चीज़ मिलती है। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स उस बॉडी की अंडरवेयर निकालते हैं तब वहाँ पर उनको एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची के अंदर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब ये पर्ची तुरंत फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पुलिस वालों को देते हैं। अब पुलिस वालों को भी ये समझ नहीं आया कि ये माजरा क्या है। आज के ज़माने में कौन एक पर्ची में अपना नंबर लिखकर अंडरवेयर के अंदर रखता है, लेकिन फिर भी कोई लीड मिल जाए आगे की या फिर इस लाश की शिनाख्त हो जाए, इसकी आस में पुलिस वालों ने उस नंबर के ऊपर कॉल किया। उस नंबर के ऊपर कॉल करने के बाद में वो बॉडी के जितने भी डिटेल्स थे वो बताते हैं कि ऐसा सा रंग है, इतनी की अप्रोक्स हाइट है, हाथ के ऊपर एक त्रिशूल का टैटू बना हुआ है। तो जिसको भी वो कॉल किया था पुलिस वालों ने, वो उस लाश की शिनाख्त सूरज गुप्ता के तौर पर करते हैं। वो लाश सूरज गुप्ता की थी, ना कि फरहान अहमद की थी। और सूरज गुप्ता बिहार के बक्सर का रहने वाला था और बाद में सूरज के घर वाले बक्सर से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाते हैं। अब पुलिस को यहाँ पर क्लियर हो चुका था कि ये लाश है सूरज गुप्ता की और सूरज गुप्ता के पास से फरहान अहमद नाम के शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में फरहान अहमद का भी हाथ है। तो पुलिस फैसला करती है फरहान अहमद की कुंडली निकालने का
कि उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आज तक। और उससे पहले पुलिस ने सूरज गुप्ता की भी कुंडली निकाली थी और सूरज गुप्ता का कहीं पर भी किसी भी केस में नाम नहीं था। पुलिस स्टेशन से, थानों से, जेल से, किसी गैंगस्टर से, किसी गैंग से कोई भी वास्ता नहीं था सूरज का। सूरज एक शरीफ और निर्दोष इंसान था। अब इसके बाद में जब फरहान अहमद की कुंडली निकाली जाती है तब पुलिस को साफ साफ पता चल जाता है कि फरहान अहमद ही दोषी है, क्योंकि फरहान अहमद का जेल आना, पुलिस स्टेशन आना जाना लगा रहता है। वो कई बार जेल जा चुका है, कई बार जमानत पर बाहर जा चुका है और अभी भी वो जमानत पर ही बाहर है। इसके अलावा उसके सर लाखों रुपयों का कर्जा है, वो बुरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है और 2 पैसे की आमदनी का भी उसके पास जुगाड़ नहीं है। अब पुलिस का एक ही मकसद था कि कैसे तैसे फरहान को पकड़ना है। फरहान के घर का एड्रेस पुलिस के पास था, पुलिस उसके घर पर दबिश देती है, लेकिन वहां से पता चलता है कि फरहान तो घर पर है ही नहीं और पिछले कई दिनों से वो घर पर आया ही नहीं है। अब यहाँ से शक और भी गाढ़ा हो जाता है क्योंकि फरहान अपने घर से भी गायब था। अब उसके बाद में प्रयागराज के पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में ये सूचना दे दी थी कि हमको एक फरहान अहमद नाम के शख्स को पकड़ना है। उसके बाद में एक रोज पुलिस का आमना सामना होता है फरहान अहमद से। जैसे ही फरहान अहमद को दिखता है कि उसकी तरफ पुलिस आ रही है, फरहान अहमद के पास एक पिस्तौल थी। फरहान अहमद वो पिस्तौल निकालता है और पुलिस की तरफ गोलियां दागना शुरू कर देता है। जब वो गोलियां दागता है पुलिस की तरफ, तब पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में उसकी तरफ गोलियां फायर करती है और इसी दौरान फरहान अहमद की टांग में गोली लग जाती है। अब आजकल यूपी पुलिस के बारे में आपको पता ही होगा कि जब भी कोई गोलियां चलाता है यूपी पुलिस की तरफ, तब पुलिस जवाबी कार्रवाई में डबल गोलियां चलाती है। तो ऐसे ही करके एक मुठभेड़ के अंदर फरहान अहमद के पैर पर गोली लग जाती है। अब जब पैर पर गोली लगी तब फरहान अहमद मौके पर ही बैठ गया। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, गाड़ी में डालती है और सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में गोली निकाली जाती है, थोड़ी मरहम पट्टी की जाती है और उसके बाद में उसको ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ होती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकटी लाश के पास क्या कर रहा था और जब तुमने पुलिस को देखा तब तुमने गोलियां चलानी क्यों शुरू कर दी। अब शुरू में तो एक क्रिमिनल की तरह फरहान कुछ भी नहीं बताता है, वो इधर उधर की बातें करने लगता है, सच नहीं उगलता है। लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती है, उसके साथ थोड़ी बहुत अपने अंदाज से बातें करती है, तब फरहान अहमद सच उगलना शुरू करता है। फिरोज बताता है कि मैं जेल जाते जाते परेशान हो चुका था। अब जेल से मुझको जमानत भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी और इस कोर्ट कचहरी के मामले में मेरा लाखों रुपया लग चुका था और अभी मैं लाखों रुपयों के कर्जे में डूबा हुआ था। मैं इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मैं चाहता था कि मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करूं जहां पर मेरे पर कोई भी मुसीबत ना हो, ऐसे मेरे गैंगस्टर से, जेल से कोई लेना देना ना हो। अब अगर मुझको कोई नई ज़िंदगी शुरू करनी है तो मेरी नई ज़िंदगी के लिए किसी न किसी को अपनी एक ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी। और उसके बाद से मैंने मेरे जितने कद का, मेरे जैसे रंग का, मेरे जैसे हुलिये का एक व्यक्ति ढूंढना शुरू कर दिया। अब जब उसको वो व्यक्ति मिल जाता तब वो उसको मारता और अपनी पहचान उसको दे देता और एक तरह से समाज के अंदर फिरोज मृत घोषित हो जाता। फिरोज मर जाता समाज के अंदर, लेकिन फिरोज जिंदा था और वो फिरोज दूसरी तरफ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता। अब पुलिस फिरोज से पूछती है कि तुमको ये आइडिया, इतना गहरा, इतना डीप आइडिया कहाँ से आया, तुमने इतना ज़्यादा दिमाग कैसे लगा लिया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तो फिरोज ने बताया कि उसने एक क्राइम शो देखा था, उस क्राइम शो के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मैंने क्राइम शो देखा तब मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा ही करूँगा मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। उसके बाद में फिरोज ये बात अपने 2 दोस्तों शमशेर और शिव बाबू को भी ये बात बताता है, ये सारा प्लान बताता है और उसके बाद में ये तीनों जुट जाते हैं एक फिरोज के जैसे शक्ल के शख्स को ढूंढने के काम में। और कुछ दिनों बाद उनकी ये खोज सूरज गुप्ता के ऊपर जाकर खत्म होती है। सूरज गुप्ता वैसे तो बिहार के बक्सर का रहने वाला था, लेकिन वो यूपी में प्रयागराज में काम करता था। अब शुरू में फिरोज और उसके 2 दोस्तों ने सूरज के साथ दोस्ती का नाटक करना शुरू किया। वो उससे थोड़ी बातें किया करते, थोड़ी बहुत इधर उधर ले जाया करते, थोड़ी देर साथ बैठ जाते। तो 4-5 दिनों तक, 6-7 दिनों तक ऐसा सब कुछ वो करते रहे, उससे थोड़ा दोस्ती का नाटक वो करते रहे। उसके बाद में एक रोज फिरोज फोन करता है सूरज को। फिरोज बोलता है कि यार देख, आज शाम को हमने एक शराब की पार्टी रखी है और तुझे भी उस पार्टी के अंदर आना है, शराब की पार्टी के अंदर आना है, हम बैठकर आराम से खूब सारी शराब पियेंगे। अब सूरज भी यहाँ पर शराब के लालच में आ जाता है और वो भी उस पार्टी में आने के लिए हाँ भर देता है। 16 अक्टूबर की ये बात थी। 16 अक्टूबर की ही शाम को सूरज पहुंच जाता है फिरोज के पास पार्टी करने। ये पार्टी प्रयागराज के एक अर्चना नाम की जगह पर कर रही थी, एक सुनसान सी जगह जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। शाम का सा वक्त था, अंधेरा हो चुका था चारों तरफ और फिरोज के 2 दोस्त शिव बाबू और शमशेर भी वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले तो ये चारों, फिरोज, सूरज, शमशेर और शिव बाबू, चारों बैठकर शराब पीते हैं। जब शराब का नशा इनको हो गया था, जब सूरज इतना होश में नहीं था, तब फिरोज सूरज का पीछे से चाकू से गला काट देता है और यहाँ पर सूरज की मौत हो जाती है। सूरज की मौत होने के बाद में अब उसका सिर धड़ से अलग करता है
और पास की ही एक नहर के अंदर वो सर फेंक देता है। उसके बाद में उसके कपड़े फाड़ते हैं, बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर चाकू से निशान भी करते हैं ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, कोई बॉडी को देखकर ना पहचान पाए कि ये किसी और की बॉडी है, फिरोज की नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने सूरज का सर धड़ से अलग कर दिया था, उसके कपड़े जला दिए थे, उसकी बॉडी जला दी थी, लेकिन क्योंकि रात का वक्त था तो सूरज के हाथ पर उनको त्रिशूल का टैटू नहीं नजर आया और इस टैटू से ही बाद में ये पूरा केस सुलझा। अगर ये हाथ पर, सूरज के हाथ पर ये टैटू ना हो तो ये केस मेरे ख्याल से ना सुलझे। उसके बाद में फिरोज, शमशेर और शिव बाबू ये तीनों मिलकर सूरज की लाश को प्रयागराज के एक ढाबे के बाजू में फेंक देते हैं और उस लाश को फिरोज की पहचान देने के लिए फिरोज अपना पर्स और अपना ड्राइविंग लाइसेंस उस लाश के पास फेंक देता है ताकि जैसे ही पुलिस देखे तो पुलिस पहली नज़र में ये कबूल कर ले कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि फिरोज अहमद की है। और जब पुलिस को सीधा सीधा ये दिख जाएगा कि ऐसे है तो पुलिस उसके ऊपर आगे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगी और फिरोज उसके हिसाब से बाद में आज़ाद घूमेगा, एक नई ज़िंदगी की वो शुरुआत करेगा। और उसने ऑलरेडी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर भी ली थी। जब पुलिस फिरोज के पास पहुंची थी तब उसने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी, साथ में अपनी दाढ़ी मूंछ सभी कटवा ली थी और एक तरह से अब वो देखने से एक हिंदू लग रहा था क्योंकि उसने रुद्राक्ष पहन रखा था, दाढ़ी मूंछ सब कुछ कटवा ली थी और वो एक नई पहचान के साथ अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहा था। अब यहाँ पर सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ गई थी, सभी बातों का खुलासा हो चुका था, लेकिन एक बात अभी भी राज थी, एक बात का खुलासा अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ था और वो बात ये कि सूरज ने अपनी अंडरवेयर में एक पर्ची क्यों रखी और उस पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर क्यों लिखा। मेरे हिसाब से ऐसा उसने अपनी ही सेफ्टी के लिए किया था क्योंकि वो अपने गांव से, अपने शहर से दूर कहीं और काम कर रहा था, तो हो सकता है उसके घर वालों ने उसको ऐसा करने को कहा हो कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए कहीं पर फंस जाओ, कहीं कोई तुमको पकड़ ले, तब तुम्हारे पास एक ये पहचान रहेगी, तुम्हारी पहचान हमेशा तुम्हारी अंडरवेयर में रहेगी, कोई भी इस पर फ़ोन कर तुम्हारी पहचान के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे कुछ वजह से सूरज ने अपनी अंडरवेयर में वो नंबर रखा था। ये थी दोस्तों आज की कहानी। जब ऐसी बातें सामने आती हैं कि किसी एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए किसी एक निर्दोष की हत्या कर दी, सच में बहुत दुख होता है कि कैसे कैसे इंसान है जो अपने आप खुश रहना चाहते हैं, चाहे उनको किसी को भी मारना पड़े, किसी को भी काटना पड़े। ये थी दोस्तों आज की कहानी। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखना और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।